हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। आज हमारी कहानी का एपिसोड है 5वां। आप सुन रहे हैं कहानी सीक्रेट मिलियनेयर रईस जादा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। रात अपनी खामोशी के चादर में लिपटी हुई थी, लेकिन शहर के दो अलग अलग कोनों में दो लोगों की आंखों में नींद पूरी तरह से गायब थी। सिंघानिया एस्टेट ने अपने आलीशान और विशाल बेडरूम में निखिल सिंघानिया अपने किंग साइज बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें छत को घूर रही थी। उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी वाली खुशी से जोर जोर से धड़क रहा था। यह वही इंसान था जिसे कभी किसी बिजनेस डील के करोड़ों के मुनाफे पर कभी खुशी नहीं हुई, लेकिन आज उसे लग रहा था कि जैसे दुनिया का उस सबसे खुश नबी इंसान है। कल काशवी उसकी हो जाएगी। निखिल के दिमाग में काशवी का वो निडर चेहरा बार बार आ रहा था। उसने अपने मन में पूरी प्लानिंग कर ली थी। मैं कल दादी के साथ जाऊंगा, मैं सबसे अच्छा बर्ताव करूंगा, काशी के डैड से माफी मांगूंगा, मैं उसे यकीन दिलाऊंगा कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो मना नहीं कर पाएगी, उसे मेरी होना पड़ेगा। निखिल की एक्साइटमेंट किसी साधारण प्यार जैसी नहीं थी। ये एक पागलपन था, एक जुनून था, और वो पूरी रात बस करवटें बदलता रहा, घड़ी की सुइयों को घूरता रहा और सुबह होने का इंतजार करता रहा। उधर शहर के दूसरे हिस्से में जायसवाल परिवार के छोटे से घर में बेचैनी का साया मंडरा रहा था। काशी अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसने अपने घुटनों को अपनी छाती से लगा रखा था और उसकी आंखें खिड़की के बाहर सड़क पर टिकी हुई थी, जहां कुछ घंटे पहले दानव दिल वाले गुब्बारे वो छोड़कर गया था। काशवी ने अपने आप से कहा, वो खामोश नहीं बैठेगा। निखिल के वो आखिरी शब्द, मैं जलने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस आग में तुम भी मेरे साथ जलोगी, ये उसके कानों में गूंज रहे थे। काशवी जानते थे कि निखिल सिंघानिया जैसे लोग आसानी से हार नहीं मानते। उनका गुरूर टूटा है तो वो उस टूटे हुए गुरूर की कीमत जरूर वसूलेंगे, लेकिन कैसे? वो क्या करेगा? वो क्या डैड पर कोई वार करेगा? क्या वो नकुल को कोई नुकसान पहुंचाएगा? इन खौफनाक ख्यालों ने काशवी को पूरी रात नहीं सोने दिया। उसे लग रहा था कि सुबह होते ही कोई बहुत बड़ा तूफान उनके घर पर दस्तक देने वाला है। और आखिरकार वो सुबह हो ही गई। पटना शहर की वो एक आम सी सुबह थी, लेकिन जायसवाल परिवार के लिए सुबह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा भूकंप लाने वाली थी। सुबह के करीब 9 बज चुके थे। घर के रोजमर्रा की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। सतेंद्र जी कल के मुकाबले आज काफी बेहतर महसूस कर रहे थे। उन्होंने नाश्ता कर लिया था और अब अपने बेडरूम में आराम कर रहे थे। हाल में निहारिका जी नाश्ते के बर्तन समेट रही थी। अंदर के कमरों में तीन भाई बहन अपने अपने कामों के लिए तैयार हो रहे थे। अवनी ने अपनी हॉस्पिटल की शिफ्ट के लिए जाना था और काशवी और नकुल अपने कॉलेज जाने के लिए किताबें बैग में डाल रहे थे। घर का माहौल काफी हद तक शांत था। हालांकि काशवी और निहारिका जी के दिलों में अभी भी कल रात की वो घटना का डर बैठा हुआ था। तभी नकुल ने बीच में चिल्लाकर कहा, दीदी, मेरी वो अनाटमी की बुक नहीं मिल रही। काशवी ने अपने बाल बांध कर जवाब देकर कहा, मैं ढूंढ कर देती हूँ, तो पहले नाश्ता कर ले। तभी जायसवाल परिवार के घर बाहरी संकरी सड़क पर एक भारी गड़गड़ाहट हुई। यह आवाज एक या दो गाड़ियों की नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी काफिला सड़क पर आ गया हो। मोहल्ले के लोग जो अपनी छतों पर धूप सेक रहे थे, वो चाय पी रहे थे, उनके हाथ रुक गए। जायसवाल परिवार के छोटे से घर के ठीक सामने एक एक करके तीन बड़ी विशाल चमचमाती और खौफनाक दिखने वाली काली रेंज रोवर गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ियों के रुकते ही सबसे पहले गाड़ी का दरवाजा खुला और उनमें से भारी भरकम बाउंसर्स बाहर निकले। उन्होंने तुरंत इलाके को घेर लिया। फिर बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खुला। सबसे पहले बाहर निखिल सिंघानिया। उसने आज कोई डार्क या कैजुअल कपड़े नहीं पहने थे। उसने एक बहुत ही फॉर्मल हल्का क्रीम कलर का महंगा इटालियन सूट पहना था। उसके बाल बहुत करीने से सवरे हुए थे और वो आज किसी खूंखार गुंडे की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही संस्कारी और अमीर घर के राजकुमार की तरह लग रहा था। उसके बाद गाड़ी से उसकी दादी सावित्री उतरी। उन्होंने एक बहुत कीमती बनारसी साड़ी पहनी हुई थी और उनके गले में पुश्तैनी हीरे की चमक थी। उनके चेहरे पर एक सौम्य और राजसी मुस्कान थी। तीसरी गाड़ी में निखिल के माता पिता विक्रम सिंघानिया और मीरा सिंघानिया बाहर निकले। विक्रम और मीरा दोनों ही डिजाइनर कपड़ों में लिपटे हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर वो चमक नहीं थी जो दादी के चेहरे पर थी। उनका मुंह अभी भी बुरी तरह से बना हुआ था। उनकी आंखों में उस मोहल्ले और उस छोटे से घर के लिए जो नफरत और तिरस्कार था, वो साफ झलक रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ निखिल की उस खौफनाक धमकी कि उन्हें कंपनी से निकाल देगा, उन्हें डर कर यहाँ पर आए थे। उन्हें इस मिडिल क्लास परिवार की चौखट पर खड़ा होना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती लग रहा था। लेकिन यह सिर्फ इंसानों का काफिला नहीं,
पीछे वाली गाड़ी में डिग्गी खुली और बाउंसर्स ने उसमें से बड़े बड़े चांदी और सोने के थाल निकालने शुरू कर दिए। उन थालों में शहर के सबसे महंगी मिठाई, काजू, बादाम, सोने के चैन, हीरे की गुठियां और रेशमी साड़ियां सजी हुई थी। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, एक बहुत बड़ा शाही शगुन था। निखिल ने गहरी सांस ली। उसने अपनी दादी का हाथ पकड़ा और घर के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। डिंग डोंग डिंग डोंग। घंटे की आवाज सुनते ही घर के अंदर बर्तन समेट रही निहारिका के हाथ ठिठक गए। घंटे की आवाज सुनते ही उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्हें कल रात का वो खौफनाक नजारा याद आ गया जब निखिल बाहर खड़ा था। निहारिका ने बड़बड़ा कर कहा, अरे कौन आ गया सुबह सुबह? उन्होंने अपने पल्लू के हाथ पहुंचे और आंगन पार करके दरवाजे की तरफ गई। काशवी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। उसने चिल्ला कर कहा, मैं देखती हूँ मॉम। लेकिन तभी निहारिका ने उसे रोक कर कहा, तू अंदर रह काशवी, डैड को मत जगाना। ये कहकर उन्होंने धीरे से मेन गेट की कुंडी खोली। जैसे ही दरवाजा खुला, निहारिका की नजरें बाहर पड़ी। उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उनके हाथों की पकड़ दरवाजे पर ढीली पड़ने लगी। सामने निखिल सिंघानिया खड़ा था, लेकिन आज वो अकेला नहीं था। उसके साथ बड़ी शाही और प्रभावशाली दिखने वाली बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उनके पीछे दो और अमीर लोग खड़े थे और सबसे डरावनी बात, उनके पीछे खड़े नौकरों के हाथों में वो शगुन के भारी भरकम थाल थे। निहारिका का दिमाग सुन पड़ गया। उन्हें लगा कि उनका खून जम गया है। उन्होंने चौंक कर कहा, ये सब क्या है? उनके मुंह से मुश्किल ये शब्द निकले। तभी सावित्री देवी ने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। दादी ने बहुत ही मीठी और संस्कारी आवाज में कहा, नमस्ते जी, क्या आप काशवी की माता जी हैं? उनके ये बात सुनते ही निहारिका ने हकला कर कहा, जी जी, मैं निहारिका जायसवाल हूँ, लेकिन आप लोग। निहारिका जी का गुस्सा निखिल को देखकर भड़कना चाहिए था। उन्हें दरवाजा बंद कर देना चाहिए था। लेकिन सावित्री सिंघानिया की शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि कोई उनके सामने बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उनका रुतबा, उनके सफेद बाल, उनके चेहरे की वो देवी जैसी शांति, निहारिका जी चाहकर भी उन पर चिल्ला नहीं पाई। तभी दादी ने मुस्कुराकर कहा, हम सिंघानिया परिवार से हैं। मुझे पता है कल हमारे पोते ने जो कुछ भी किया, उसकी वजह से आप हमें अपने घर के अंदर नहीं बुलाना चाहेंगे। लेकिन हम यहाँ दुश्मनी करने नहीं, बल्कि एक बहुत ही पवित्र रिश्ता मांगने आए हैं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? रिश्ता। ये शब्द सुनते ही निहारिका जी का सर चकराने लगा। उन्हें निखिल की तरफ देखा। निखिल ने अपनी नजरें नीचे झुका रही, जैसे वो दुनिया का सबसे शरीफ लड़का हो। निहारिका जी ने उन्हें संस्कार से एक बुजुर्ग के आगे हाथ जोड़कर महिला को दरवाजे से भगाने की इजाजत नहीं दे रही थी। उन्होंने मारी मन से और कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोल दिया। निहारिका जी ने रास्ता छोड़कर कहा, आइए, अंदर आइए। सिंघानिया परिवार का विशाल काफिला उस छोटे से मिडिल क्लास घर के आंगन से होता हुआ हॉल में दाखिल हुआ। घर का हॉल जो आम दिनों में बड़ा लगता था, वह सिंघानिया परिवार के उन डिजाइनर कपड़ों, उनके महंगे परफ्यूम की खुशबू और शगुन के उन चांदी के थालों से पूरी तरह से भर गया। विक्रम और मीरा ने हाल ही में सोफे को ऐसी घिनौनी नजर से देखा जैसे वो कोई कूड़ेदान हो। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कपड़े बचाकर सोफे पर एक किनारे की जगह बैठने की जगह ली। निखिल अपनी दादी के साथ दूसरे सोफे पर बैठ गया। तभी काशी, जो अंदर कमरे में थी, वो बाहर हॉल में आई। जैसे ही काशी ने हॉल का नजारा देखा, उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखें फटे की फटी रह गई। निखिल सिंघानिया अपने पूरे परिवार के साथ और ये शगुन की थाल। काशी का खून अचानक खोल गया। उसे कल रात निखिल का वो जुनूनी ऐलान याद आ गया, एक दिन मैं तुम्हारी खामोशी तोड़ दूंगा। काशवी कुछ कड़वा बोलने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि निखिल की नजरें उस पर पड़ गई। निखिल की आंखों में वो पुराना खौफनाक जुनूनी प्यार फिर से चमक उठा। उसने काशवी को ऐसे देखा जैसे कोई शिकारी अपने जाल में फंसे हुई सबसे खूबसूरत चिड़िया को देखता है। लेकिन इससे पहले कि काशवी कुछ बोल पाती, बेडरूम के दरवाजे की कुंडी खुली। हॉल में सो रहे शोर शराबे और इतने सारे लोगों की आवाजों से सतेंद्र की नींद खुल गई थी। वह भी शारीरिक रूप से कमजोर थे। उन्होंने एक शाल ओढ़ा था और वो धीरे धीरे चलकर बेडरूम से बाहर हॉल में आए। सतेंद्र जी ने अपनी आंखें मल कर कहा, निहारिका, कौन आया है सुबह सुबह? इतना शोर? ये कहते हुए जैसे वो हॉल में आए, सबकी नजरें उन पर टिक गई। निहारिका जी और काशवी की धड़कनें एक सेकंड के लिए रुक गई। सतेंद्र जी ने हॉल में बैठे उन अमीर लोगों को देखा। उनकी नजरें सावित्री पर थी और फिर विक्रम और मीरा पर गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि इस शहर के इतने बड़े लोग उनके घर क्यों आए हैं।
लेकिन जैसे ही सतेंद्र जी की नजरें उस सोफे पर गई है जहां निखिल सिंघानिया बैठा था, वक्त जैसे वहीं ठहर गया। सतेंद्र की आंखों की पुतलियां अचानक फैल गई। उसके दिमाग में एक खौफनाक और भयानक तस्वीर बिजली की तरह कूद गई। आग, जलती हुई गाड़ी, भीषण लपटे और उन लपटों के सामने मुस्कुराता हुआ वो शैतान। सतेंद्र का वो कमजोर दिल, जो कल ही मौत को छूकर वापस आया था, वो अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। उनका ब्लड प्रेशर एक झटके में आसमान छूने लगा। उनका पूरा शरीर पसीने से तरबतर होने लगा। उसने कांप कर अपने हाथ से निखिल की तरफ इशारा करके बड़बड़ा कर कहा, तुम तुम तो वही होना जिसने जिसने मेरी गाड़ी। ये कहकर उसकी आंखें और साथ साथ सांसें भी उखड़ने लगी। उनका चेहरा पीला पड़ गया। ये देखते ही काशवी ने चिल्ला कर कहा, डैड। काशवी ने चीख कर दौड़ लगाई। निहारिका भी वहां सतेंद्र जी चिल्लाकर उनकी तरफ भागी, लेकिन इससे पहले कि सतेंद्र जी कुछ और बोल पाते, उनका हाथ हवा में रुक गया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और धमाड़ाम से जमीन की तरफ गिरने लगे। काशवी ने फुर्ती से आगे बढ़कर अपने पिता को जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी बाहों में संभाल लिया। काशवी पागलों की तरह चीखने लगी। उसने चिल्ला कर कहा, डैड डैड, आंखें खोलिए डैड। अवनी और नकुल भी भागते हुए हॉल में आ गए। अपने पिता को इस हालात में देखकर उनके होश उड़ गए। अवनी तुरंत अपने पिता की पल्स चेक करने लगी। अवनी ने रोकर कहा, डैड की पल्स गिर रही है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसी के साथ पूरे हॉल में हाहाकार मच गया। निखिल भी अपनी जगह से एक झटके में खड़ा हो गया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सतेंद्र जी उसे देखकर इस तरह रिएक्ट करेंगे। उसका मकसद इस परिवार को डराना नहीं था, वो तो रिश्ता मांगने आया था। तभी निखिल ने घबराकर फोन निकाल कर कहा, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। लेकिन उसकी ये बात सुनते ही काशवी खौफनाक दहाड़ पूरे हॉल में गूंज गई। उसने चिल्ला कर कहा, खबरदार। काशवी ने अपने पिता का सिर अपनी गोद में रखा। उसने अपना सिर उठाया और निखिल सिंघानिया की आंखों में एक ऐसी भयंकर खूनी नफरत से देखा कि निखिल के कदम वहीं रुक गए। काशवी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसने चिल्ला कर कहा, मेरे डैड को छूने की कोशिश भी मत करना, तुम शैतान हो। तुम्हें क्या लगा था कि तुम कुछ शगुन के थाल और अपने झूठे संस्कारों का नाटक लेकर आओगे और हम तुम्हारे पैरों में गिर जाएंगे। काशवी ने रोते हुए अपनी पूरी ताकत से चिल्ला कर कहा, निकल जाओ यहां से, निकल जाओ मेरे घर से। अगर मेरे डैड को कुछ भी हुआ तो मैं कसम खाती हूँ निखिल सिंघानिया, मैं तुम्हें और तुम्हारे इस पूरे खानदान को इसी आग में जला दूंगी। विक्रम और मीरा सिंघानिया इस बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए। विक्रम सिंघानिया ने जोर से चिल्ला कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को इस तरह बात करने की। लेकिन तभी दादी ने सख्ती से विक्रम को रोक कर कहा, बस विक्रम। दादी का चेहरा भी दुख और शर्मिंदगी से झुका हुआ था। इसके बाद दादी ने निखिल का हाथ पकड़कर कहा, चल यहां से निखिल, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस जख्म से अभी खून बह रहा हो उस पर शादी का शगुन नहीं रखा जाता। निखिल कुछ बोलना चाहता था। वो काशवी को समझाना चाहता था कि वो बदल गया है, वो सच में उससे प्यार करने लगा है। लेकिन काशवी की आंखों में मौजूद उस नफरत के आगे उसके सारे शब्द मर चुके थे। निखिल ने भारी मन से एक टूटे हुए आशिक की तरह काशवी को देखा और फिर अपनी दादी के साथ बिना एक शब्द कहे बाहर निकल गया। विक्रम और मीरा भी अपनी नफरत भरी नजरों से उन पर डालकर बाहर चले गए। शगुन के वो सारे थाल नौकरों ने वापस उठा लिए। बाहर गाड़ियां स्टार्ट हुई और काफिला वहां से चला गया। लेकिन पीछे जायसवाल परिवार के घर में एक ऐसा तूफान छोड़ गया जिसने काशवी के मन में निखिल सिंघानिया के लिए नफरत की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे अब कोई प्यार, कोई चोरी, कोई दौलत कभी नहीं गिरा सकती थी। निखिल सिंघानिया अपने जुनूनी प्यार में ऐसी भयानक चाल चल चुका था जिसने काशवी को उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। अब यह देखना था कि निखिल का यह पागलपन उसे किस हद तक लेकर जाएगा और काशवी अपने परिवार को इस दानव से बचाने के लिए क्या कीमत चुकाएगी। सिंघानिया परिवार के उस खौफनाक और भारी भरकम काफिले के जाते ही जायसवाल परिवार के घर का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। लेकिन दरवाजा बंद होने के बावजूद घर के अंदर का माहौल किसी शमशान जैसी डरावनी खामोशी और दहशत में डूब चुका था। हॉल के बीचों बीच सतेंद्र जी जमीन पर काशवी की गोद में लगभग बेसुध पड़े थे। उनका सीना बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उनकी आधी खुली
आंखें थी और जिनमें अभी भी निखिल सिंघानिया का वो खौफनाक चेहरा तैर रहा था जिसने उनकी नई गाड़ी को आग के हवाले कर दिया था। काशवी ने घबरा कर कहा, डैड डैड प्लीज आंखें खोलिए डैड, वो चला गया है, अब यहाँ कोई नहीं है डैड। काशवी की आवाज में एक अजीब सा पागलपन और डर था। वो अपने पिता के गालों को थपथपा रही थी। अवनी ने चीख कर कहा, नकुल जल्दी आ, डैड को उठाओ, इन्हें कमरे में लेकर जाना पड़ेगा। ये कहते वो खुद एक नर्स थी, इसलिए जानती थी कि इस वक्त जमीन पर लिटाए रखना उनके दिल के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। नकुल जो डर के मारे सुन पड़ गया था, अपनी बहन की आवाज सुनकर तुरंत हरकत में आया। उसने आगे बढ़कर अपने पिता के पैरों को सहारा दिया और जबकि काशवी और अवनी ने उनके कंधों को अपने कंधों का सहारा देकर जमीन से उठा लिया। तभी पीछे से निहारिका ने कहा, आराम से, बिल्कुल आराम से बैठा निकुल। निहारिका जी ने रोते हुए उनके पीछे चल रही थी। उनका दिल अपने पति की इस हालत को देखकर टुकड़े टुकड़े होने लगा था। चारों ने मिलकर सतिंदर को बड़ी ही सावधानी से उनके बेडरूम तक पहुंचाया। कमरे का दरवाजा खोलकर उन्हें उनके बिस्तर पर लेटा दिया। अवनी ने फुर्ती से 2 तकिए उनके सिर के नीचे लगा दिए ताकि उन्हें सांस लेने में थोड़ी आसानी हो जाए। सतेंद्र का शरीर कांप रहा था। उनके मुंह से अस्पष्ट सी आवाजें निकल रही थी। वहीं सतेंद्र जी अभी बड़बड़ा रहे थे। उन्होंने बड़बड़ा कर कहा, वो शैतान, हमारी गाड़ी, आ, आ, आग। उनके कमजोर दिल पर निखिल की उस झलक ने इतना गहरा प्रहार किया था कि कल रात का सदमा फिर से ताजा हो गया। तभी काशवी ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़कर अपने आंसुओं को रोककर कहा, डैड डैड शांत हो जाइए, यहाँ कोई आग नहीं है, कोई शैतान नहीं है, आप अपने घर में हैं और अपने कमरे में हैं। अवनी ने तुरंत अपना मेडिकल बैग खोला जो हमेशा अपने साथ रखती थी। उसने बिना समय गवाए ब्लड प्रेशर मशीन निकाली और सतेंद्र की बांह पर कफ बांधा। मशीन की हिस हिस की आवाज उस शांत कमरे में बड़ी तेज लग रही थी। अवनी के माथे पर पसीना आ गया। अवनी ने घबरा कर कहा, इनका बीपी बहुत ज्यादा शूट कर गया है और पल्स भी इरेगुलर है। उसने तुरंत अपने बैग से सॉर्बिट्रेट नाम की एक छोटी सी गोली निकाली और जो दिल के मरीजों को इमरजेंसी में दी जाती है। अवनी ने बहुत ही प्यार और फिक्र के साथ वो गोली उनके जुबान के नीचे रखकर कहा, डैड जबान ऊपर कीजिए, इसे जबाना मत डैड, बस घुलने दीजिए। निहारिका जी के बिस्तर के साथ जमीन पर बैठकर रोने लगी। उन्होंने भगवान के आगे रिक्वेस्ट करके कहा, हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना, उस राक्षस की नजरें हमारे घर को लग गई है, वो हमें चैन से जीने नहीं देगा। कुछ ही मिनटों बाद दवा ने अपना काम कर दिया और उनकी उखड़ती हुई सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उनके चेहरे का पीलापन थोड़ा कम हो गया। उन्होंने अपनी आंखें पूरी तरह से खोल ली। सतेंद्र जी ने अपनी कमजोर आवाज में अपनी बेटी को पुकार कर कहा, काशवी बेटा। तभी काशवी ने उनके माथे को चूम कर कहा, मैं यही हूं डैड, आपके पास ही हूं। आगे से सतेंद्र ने घबरा कर कहा, वो अमीर लोग, वो लड़का, वो हमारे घर क्यों आए थे, वो क्या चाहते हैं अब हमसे। सतेंद्र की आंखों में अभी वही खौफ था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि जिस इंसान ने उनकी गाड़ी चलाई वो आज सुबह उनके घर शगुन के थाल लेकर क्यों आए थे। काशवी ने अपनी माँ और भाई बहनों की तरफ देखा। सब जानते थे कि अगर डैड को सच बता ही दिया तो निखिल सिंघानिया उनकी बेटी का हाथ मांगने आया था, तो शायद वो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। एक पिता के लिए इससे बड़ा खौफ क्या हो सकता है कि जिस दरिंदे ने उनके परिवार पर जानलेवा हमला किया और वो ही उनकी बेटी को अपनी पत्नी बनाना चाहता हो। काशवी ने अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछा और अपने चेहरे पर एक झूठी लेकिन मजबूत मुस्कान लाकर कहा, कुछ नहीं डैड, वो लोग माफी मांगने आए थे। उस लड़के के परिवार वालों को जब पता चला कि उसने हमारी गाड़ी चलाई तो वो उसे यहाँ लेकर आए ताकि अपनी गलती की माफी मांग सके और हमारी गाड़ी का नुकसान भर सके। काशी झूठ बोल रही थी, लेकिन अपने पिता की जान बचाने के लिए झूठ बोलना जरूरी था। उसकी यह बात सुनकर सतेंद्र जी ने गहरी सांस लेकर कहा, माफी, माफी, उनकी कोई माफी नहीं चाहिए मुझे। मुझे उनका कोई पैसा नहीं चाहिए। तुम लोगों ने उन्हें भगा क्यों नहीं दिया? मुझे वो लड़का दोबारा अपने इस घर के आसपास नहीं चाहिए। तभी काशी ने अपने पिता के बालों में हाथ फेर कर कहा, "हाँ, भगा दिया डैड, भगा दिया। हमने उन्हें दरवाजे से ही भगा दिया, वो अब लौट कर कभी नहीं आएंगे। आप बस आराम कीजिए डैड। डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस लेने से मना किया है। सतेंद्र जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में
थकावट और दवाइयों के भारी असर के कारण वो गहरी नींद में सो गए। उनके सोते ही कमरे का तनाव थोड़ा कम हुआ, लेकिन काशवी के अंदर का ज्वालामुखी अब और भड़कने लगा था। उसने अपने पिता के हाथ को बिस्तर पर रखा और अपने बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। वो हॉल में आई, जहां कुछ देर पहले निखिल सिंघानिया खड़ा था। काशी को अभी भी हवा में निखिल के उस महंगे परफ्यूम की गंध आ रही थी। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से कसी कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गई। निखिल सिंघानिया ने उसके पिता को लगभग मौत के घाट उतार दिया था। काशवी ने अपने आप से वादा करके कहा, तुम्हारा ये जुनूनी प्यार, तुम्हारी ये पागलपनी भरी जिद, तुम्हारी ही बर्बादी का कारण बनेगी निखिल सिंघानिया। अब वो सिर्फ एक डरी हुई लड़की नहीं थी, वो एक ऐसी बेटी थी जो अपने परिवार की ढाल बन चुकी थी। वहीं उधर शहर के दूसरी सड़क पर सिंघानिया परिवार का वो शानदार काफिला वापस सिंघालिया एस्टेट के तरफ लौट आया था। गाड़ियों के अंदर का माहौल इतना भारी और दमघोटू था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। सबसे आगे वाली मर्सिडीज में विक्रम और मीरा बैठे थे। वो दोनों गुस्से में उबल रहे थे। एक मामूली सी लड़की ने शहर के सबसे ताकतवर परिवार को सरेआम जलील करके अपने घर से धक्के मार कर निकाल दिया। उनके लिए उनकी जिंदगी का सबसे काला दिन था। लेकिन सबसे ज्यादा तनाव बीच वाली रेंज रोवर में था, जिसमें सावित्री देवी और निखिल सिंघानिया बैठे थे। निखिल गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब ही तरह का सन्नाटा था। उसे लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी खेल दी है और वो उस बाजी में बहुत बुरी तरह से हार गया था। काशी को शब्द, अगर मेरे डैड को कुछ हुआ तो मैं कसम खाती हूँ निखिल सिंघानिया, तुम्हारे खानदान को आग लगा दूंगी, उसके दिमाग में एक हथौड़े की तरह बज रही थी। निखिल ने मन ही मन सोचा, मैंने क्या गलत किया? मैं तो माफी मांगने गया था। मैं तो उसकी दुनिया को अपनी दुनिया में महारानी बनाने आया था। फिर मेरे जाते ही उसके पिता को हार्ट अटैक क्यों आने लगा? क्या मैं सच में कोई दानव हूँ? तभी गाड़ी के अंदर पसरी उस दमघोटू खामोशी को दादी की भारी और कड़क आवाज ने तोड़ा। दादी ने अपनी नजरें सामने टिकाकर एक बहुत ही सर्द और चुभने वाली आवाज में कहा, तुझे लगता है कि तूने आज बहुत बड़ा तीर मार लिया? निखिल ने झटके में अपनी गर्दन घुमाकर दादी की तरफ देखा। उसे लगा कि दादी उसे दिलासा देगी, लेकिन दादी का चेहरा सख्त था। उसने कंफ्यूजन में दादी की तरफ देखकर कहा, दादी, मैंने क्या गलत किया? आपने ही तो कहा था कि मैं उसके घर जाऊं, माफी मांगू। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, लेकिन आज मैं उस छोटे से घर में शगुन लेकर गया था, फिर भी उसने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया दादी। निखिल की आवाज में एक हताश आशिक का दर्द था। आगे से दादी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, उसने तुझे नहीं निकाला निखिल, उसने उस खौफ को निकाला है जो तेरे नाम के साथ जुड़ा है। दादी अपनी जगह से थोड़ी घूमी और उन्होंने निखिल को ऊपर से नीचे तक देखा। दादी की आवाज अब और ऊंची और सख्त हो गई। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तूने महंगे कपड़े पहन लिए, सोने चांदी के थाल सजवा लिए और तुझे लगा कि तू एक अच्छा इंसान बन गया। तूने देखा उसके पिता की हालत। तुझे देखते ही उस बूढ़े और बीमार बाप की सांसें क्यों उखड़ने लगी? क्योंकि जब उन्होंने तुझे देखा तो उन्हें कोई ऐसा लड़का नहीं दिखा जो उनकी बेटी से प्यार करता है। उन्हें वो शैतान दिखा जिसने रात के अंधेरे में उनकी गाड़ी को आग लगाई थी। उनके सीने पर मौत का खंजर रखा था। दादी के शब्द किसी चाबुक की तरह निखिल के सीने पर पड़ रहे थे। वो नजरें नहीं मिला पा रहा था। दादी ने उसे फटकार कर कहा, प्यार कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है जिसे तू शगुन के थालों में तोल कर खरीद लेगा। तूने उसकी जिंदगी में सिर्फ दहशत फैलाई है। तूने उसके भाई को पिटवाया, तूने उसके पिता को हॉस्पिटल पहुंचाया और आज सुबह सुबह तू अपनी वो डरावनी दौलत लेकर उसके घर पहुंच गया। एक बाप अपनी बेटी किसी अमीर को दे सकता है, लेकिन किसी दरिंदे को कभी भी नहीं। उसकी ये बात सुनकर निखिल सिंघानिया ने घबरा कर कहा, तो मैं क्या करूं दादी? मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूं। मैं उसके बिना पागल हो जाऊंगा। मैं उसे खोना नहीं चाहता। आप मुझे रास्ता दिखाइए। मैं क्या करूं दादी? निखिल की आवाज टूट गई। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू आ गए। शहर का सबसे बड़ा खूंखार गुंडा आज एक छोटे बच्चे की तरह रोने की कगार पर था। दादी ने गहरी सांस ली। उसने अपने पोते पर तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी, लेकिन वो ये जानती थी कि अगर ये सही वक्त है जब निखिल सिंघानिया का खौफनाक और घमंडी रूप हमेशा के लिए बदला जा सकता है।
दादी ने एक गहरी सांस ली और निखिल के कंधे पर अपना हाथ रखा और बहुत ही गंभीर लेकिन मार्गदर्शक लहजे में बोली, तुझे उसके लायक बनना होगा निखिल। ये बात सुनते ही निखिल ने अपनी नम आंखों से दादी को देखते हुए धीरे से दोहरा कर कहा, लायक। तभी दादी ने अपनी बात पर जोर देकर कहा, हाँ लायक। जब तक तू शहर का खूंखार निखिल सिंघानिया बना रहेगा, जिसे लोग नफरत करते हैं, जिसे लोग खूब खाते हैं, तब तक वो लड़की तेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देख पाएगी। तुझे अपनी ये गुंडागर्दी, ये घमंड, ये शराब की पार्टियां, अपनी दौलत का ये अंधा नशा, सब कुछ छोड़ना होगा। दादी ने निखिल के चेहरे से अपने हाथ में लेकर आगे कहा, तुझे अपने कर्म बदलने होंगे निखिल। जब तेरे कर्म बदलेंगे, जब तू सच में अंदर से अच्छा और नेक इंसान बन जाएगा, तो कोई भी तुझे देखकर गुस्सा नहीं करेगा, कोई बाप तुझे देखकर डरेगा नहीं। तुझे उस लड़की को यकीन दिलाना होगा कि तू उसकी और उसके परिवार की बर्बादी नहीं, बल्कि उनकी ढाल है। तुझे उसकी इज्जत करनी होगी, उसके स्वाभिमान की इज्जत करनी होगी। क्या तू कर सकता है ये सब? क्या तू अपने इस दानव रूप को मारकर एक सच्चा इंसान बन सकता है अपने उस काशवी के लिए? दादी की एक एक बात निखिल के दिमाग में किसी मंत्र की तरह बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे एहसास हुआ कि दादी बिल्कुल सही कह रही है। उसने काशवी को सिर्फ अपनी ताकत और डर के जीतने की कोशिश की, लेकिन काशवी ऐसी लड़की ही नहीं थी जो डर जाए। अगर उसे काशवी के दिल तक पहुंचना था तो उसे अपनी नफरत की दुनिया को आग लगानी होगी। निखिल ने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में अब कोई दर्द, कोई बेबसी या कोई पागलपन नहीं था। उनकी जगह एक बहुत ही शांत, गहरा और अड़िग दृढ़ निश्चय था। निखिल ने बहुत ही सदे हुए और भारी स्वर में कहा, मैं करूंगा दादी। ये कहते हुए उसने अपनी दादी के हाथों को चूम कर आगे कहा, मैं अपने आप को पूरी तरह से बदल लूंगा दादी। मैं वो निखिल सिंघानिया बनूंगा जिस पर काशवी गर्व कर सके। मैं उसे दिखा दूंगा कि मेरा प्यार कोई जिद या जुनून नहीं, मेरा प्यार मेरी इबादत है। आज से, अभी से मैं एक नया इंसान बनूंगा दादी। मैं आपकी हर बात की गांठ बांधता हूं दादी। निखिल ने सच में अपनी दादी की उस बात को अपने दिमाग में और दिल में बड़ी मजबूती से गांठ बांध लिया। कुछ देर बाद गाड़ियों का काफिला वापस सिंघानिया एस्टेट पहुंचा। विक्रम और मीरा सिंघानिया गाड़ी से बड़बड़ाते हुए निकले। तभी मीरा ने चिल्ला कर कहा, क्या बेइज्जती हुई है आज हमारी। उस दो कौड़ी की लड़की ने हमें हमारे नौकरों के सामने जलील कर दिया। मैं तो पहले ही कह रही थी कि वहां मत जाओ। मीरा चीखते हुए हवेली के अंदर चली गई। विक्रम ने भी गुस्से में कहा, निखिल की इस बेवकूफी का तमाशा अब और मैं नहीं सहूंगा। लेकिन निखिल ने अपने माता पिता की इन बातों का कोई ध्यान नहीं दिया। आज उसके अंदर का गुस्सा नहीं भड़का। आज उसने पिता से कोई धमकी नहीं दी और ये बिल्कुल शांत था। हवेली के अंदर वो आया और सीधा अपने प्राइवेट और एक्सक्लूसिव बार की तरफ गया, जो उसके कमरे में जुड़ा हुआ था। इस बार में दुनिया के सबसे महंगी शराब, सिंगल मोल्ट और विंटेज वाइन्स का कलेक्शन था। निखिल उस बार के अंदर गया। उसने एक बहुत ही महंगी सिंगल मोल्ट विस्की की बोतल उठाई। वो हमेशा तनाव में इस बोतल को खोलता था, लेकिन आज निखिल ने उस बोतल को देखा। काशवी का वो शांत और निडर चेहरा याद किया। उस बोतल को जोर से जमीन पर पटक दिया। क्रैश! कांच के हजारों टुकड़े फर्श पर बिखर गए। वो महंगी शराब जमीन पर बहने लगी। निखिल यहीं नहीं रुका। उसने एक एक करके बार की सारी बोतलें उठाई और दीवार पर, फर्श पर दे मारा। पूरे कमरे में शराब की तेज महक और टूटे हुए कांच का ढेर लग गया। ये कोई गुस्से में कोई तोड़फोड़ नहीं थी। निखिल सिंघानिया का अपने पुराने अय्याश और शराबी वजूद का अंतिम संस्कार था। बोतलें तोड़ने के बाद निखिल ने अपने सेक्रेटरी राजीव को अपने स्टडी रूम में बुलाया। राजीव, जो हमेशा निखिल के गुस्से से डरता था, वो कांपते हुए स्टडी रूम में आया और राजीव ने अपनी फाइल सीने से लगाकर पूछा, जी सर, आपने बुलाया? निखिल अपने बड़ी सी लेदर की कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा बड़ा ही शांत और गंभीर था। निखिल ने बिना किसी गुरूर के कहा, राजीव, आज से सिंघानिया इंडस्ट्री में काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। उसकी ये बात सुनते ही राजीव हैरान रह गया। उसने कंफ्यूज होकर पूछा, मतलब सर? तभी निखिल ने उनको समझा कर कहा, मतलब यह कि हमारी कंपनी के जो भी इलीगल और डार्क बिजनेस चल रहे हैं, वो चाहे पब हो, जुए के अड्डे या जमीनें हो, हमने जो डरा धमका कर कब्जा की, उन सबको आज शाम तक बंद कर दो। उसके बात सुनकर राजीव की आंखें फट गई। उसने चौंक कर कहा,
सर, लेकिन लेकिन हमारी कंपनी को करोड़ों का नुकसान होगा, हमारे इन्वेस्टर्स भड़क जाएंगे। तभी निखिल ने बहुत ही शांत लेकिन अटल आवाज में कहा, मुझे नुकसान की कोई परवाह नहीं। मुझे पैसा नहीं, अब ईमानदारी चाहिए। हम सिर्फ अपना लीगल कंस्ट्रक्शन और होटल्स का बिजनेस रखेंगे। और हाँ, कबीर और कार्तिक जैसे जितने भी मेरे तथाकथित दोस्त हैं, उन्हें इस हवेली में या मेरी किसी भी प्रॉपर्टी के आसपास भटकने की इजाजत नहीं। मेरा नाम किसी भी गुंडागर्दी या पार्टी में अब नहीं जुड़ना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर राजीव को लग रहा था जैसे कोई सपना देख रहा हो। शहर का सबसे बड़ा माफिया अपनी सारी ताकत और काले कारोबार को एक ही झटके में खत्म कर रहा था। तभी निखिल ने अपनी कुर्सी से उठकर आगे कहा, और एक आखिरी बात राजीव, शहर के जितने भी बड़े अनाथालय और अस्पताल हैं, वहां आज ही सिंघानिया ट्रस्ट की तरफ से डोनेशन भिजवा दो। मैं चाहता हूं कि मेरी दौलत अब लोगों को डराने के लिए नहीं, लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल हो। राजीव ने बस अपना सिर हिलाया। वो जानता था कि निखिल का दिमाग बदल चुका है। निखिल सिंघानिया ने अपनी दादी के कहे एक एक शब्द को हकीकत में बदलना शुरू कर दिया। उसने तय कर लिया कि वो काशवी के लिए खुद को आग में तपाकर सोना बनाएगा। वो उसे दिखाएगा कि जिस निखिल से वो नफरत करती है, वो निखिल अब मर चुका है। ये सिर्फ एक आशिक का बदलाव नहीं, ये एक बहुत बड़े इंसान के जन्म की कहानी थी। लेकिन क्या काशवी, जिसके दिल में निखिल के लिए इतनी नफरत और गुस्सा भरा था, वो कभी निखिल के इस बदलाव पर यकीन कर पाएगी? क्या एक दानव के अंदर पैदा हुआ ये इंसान कभी उस शेरनी के दिल में अपनी जगह बना पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। लेकिन इतना तो तय था कि निखिल सिंघानिया ने हार नहीं मानी थी। उसने बस अपने लड़ने का तरीका बदल दिया। वहीं उधर उस खौफनाक और सुबह के गुजरने के बाद जायसवाल परिवार के घर में धीरे धीरे से एक भारी शांति लौट आई। बेडरूम में सत्येंद्र दवाइयों के असर से गहरी नींद में सो रहे थे। अवनी उनके पास बैठे उनकी पल्स और ब्लड प्रेशर की निगरानी कर रही थी। निहारिका जी ने राहत की सांस ली। उनका दिल अभी भी तो अनहोनी से डर के कांप रहा था। काशी हॉल में खड़ी थी। उसका बैग उसके कंधे पर था और उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी दृढ़ता थी जो किसी पत्थर से भी ज्यादा मजबूत थी। उसने निखिल सिंघानिया को अपने घर से धक्के मार कर निकाल दिया। उसे लगा कि शायद अब वो दानव उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए चला गया है। नकुल ने अपना बैग उठाकर कहा, दीदी चलें। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट तो थी। आगे से काशवी ने गहरी सांस ली और चिल्लाकर कहा, हाँ चलते हैं डैड, अब ठीक हैं, हमें अपना कॉलेज मिस नहीं करना चाहिए। वैसे भी मेरी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्लास है। तभी निहारिका जी बेडरूम के बाहर आई। उन्होंने अपनी दोनों बच्चों को देखा और चिंता से कहा, काशवी, नकुल, सीधा कॉलेज जाना और सीधे घर आना। अगर रास्ते में दरिंदा या उसके लोग नजर आए तो उनसे उलझना मत, मुझे फोन कर देना। उनकी ये बात सुनकर आगे से काशवी ने अपनी माँ का हाथ दबाकर कहा, आप फिक्र मत कीजिए माँ, वो अब यहाँ नहीं आएगा। मैंने उसके उसकी औकात याद दिला दी। हम अपना काम करेंगे और उसे अपना काम करने देंगे। काशवी और नकुल घर के बाहर निकले। सड़क पर अभी भी उन लाल दिल वाले गुब्बारों के फटे हुए टुकड़े हवा में उड़ रहे थे, जो कल रात निखिल की उस पागलपन भरी माफी की गवाही दे रहे थे। काशवी ने उन्हें नजरअंदाज किया और नकुल के साथ अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ गई। पटना के सड़कों पर ट्रैफिक अपने चरम पर था। काशवी स्कूटी चला रही थी और नकुल पीछे बैठा था। रास्ते पर दोनों भाई बहन खामोश रहे। हर एक गाड़ी जो उनके पास से गुजरती, नकुल एक पल के लिए डर कर उसे देखता कि कहीं उसमें निखिल सिंघानिया तो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ देर में वो शहर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज के गेट पर पहुंच गए। नकुल का कॉलेज उसी कैंपस से दूसरे हिस्से में था, इसलिए उसने काशवी से बाय कहा और अपनी क्लास की तरफ भाग गया। काशवी ने अपनी स्कूटी पार्किंग में लगाई और अपना बैग कंधे पर ठीक करके मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगी। कॉलेज का माहौल रोज की तरह ही हंसी मजाक करते स्टूडेंट्स, किताबों में डूबी हुई स्कॉलर्स और कैंटीन के चाय की खुशबू। काशवी को यहाँ आकर थोड़ा सुकून मिला। यहाँ कोई सिंघानिया, कोई ओडी, कोई आग नहीं थी। तभी पीछे से एक तेज और चुलबुली आवाज आई, ओए काशवी, कहाँ रह गई थी यार? काशवी ने पलटकर देखा, यह मीनाक्षी थी, काशवी की सबसे अच्छी दोस्त और बैचमेट और उसकी हर अच्छी बुरी बात की राजदार। मीनाक्षी दौड़ती हुई आई और उसने काशवी के कंधे पर हाथ रख दिया। मीनाक्षी ने हाँफ कर कहा, यार तू तो मुझे डरा ही देती है। उस दिन दोपहर को क्लब के बाहर जो तूने उस लाल फरारी का टायर पंचर किया था ना, कसम से मेरा तो हार्ट फेल हो गया था। मैं तो डर के मारे भाग आई थी। फिर क्या हुआ? उस गाड़ी का मालिक आया, कुछ बोला उसने?
मीनाक्षी की बात सुनते ही काशवी के दिमाग में कल रात से लेकर आज तक की सुबह सारी खौफनाक घटनाएं किसी डरावनी फिल्म की तरह घूम गई। जली हुई नई गाड़ी, डैड का हार्ट अटैक, निखिल का थप्पड़, लाल ओडी का जलना और आज सुबह का वो शगुन का तमाशा। काशवी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। वो सारी गंदगी को कॉलेज में नहीं लाना चाहती थी। काशवी ने बात को टालने की कोशिश करके एक फीकी मुस्कान देकर कहा, अरे छोड़ ना मीनाक्षी, कुछ खास नहीं हुआ, वो शायद अंदर ही था, बस टायर पंचर हो गया, बात खत्म। चल क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, प्रोफेसर माथुर भगा देंगे नहीं तो। मीनाक्षी ने काशवी के चेहरे को ध्यान से देखा। वो जानती थी कि काशवी को छुपा रही है, लेकिन उसने फिलहाल कुरेदना ठीक नहीं समझा। और लेकिन फिर भी मीनाक्षी ने उसके सामने एक शर्त रखकर कहा, चल ठीक है, पर ब्रेक में पूरी बात बतानी पड़ेगी तुझे। दोनों सहेलियां बात करते अपनी क्लास की तरफ जाने वाले लंबे और चौड़े कॉरिडोर में मुड़ी। कॉरिडोर में स्टूडेंट्स की काफी भीड़ थी। काशवी अपने बैग की चैन ठीक कर रही थी और मीनाक्षी एनाटॉमी के अनाउंसमेंट के बारे में बात कर रही थी। अचानक टक टक टक, काफी ऊंची हील्स के जमीन पर टकराने की एक बहुत तेज और घमंडी आवाज कॉरिडोर में गूंजने लगी। काशी और मीनाक्षी ने सामने देखा, कॉरिडोर के बीचों बीच उनकी तरफ एक लड़की चली हुई आ रही थी। वो लड़की मेडिकल कॉलेज के किसी एंगल से स्टूडेंट्स नहीं थी। उसने एक बहुत ही महंगी सिल्वर शिमरी शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। उसके चेहरे पर इतना हैवी और परफेक्ट मेकअप था कि वो किसी फैशन मैगजीन की मॉडल लग रही थी। उसके गले में एक बड़ा सा हीरे का पेंडेंट चमक रहा था। उसने आंखों पर एक बड़े ब्रांडेड का सनग्लासेस लगाया हुआ था। उसके इस ओवर द टॉप और पार्टी वाले लुक को देखकर कॉरिडोर में मौजूद सभी स्टूडेंट्स उसे घूरने लगे। कुछ लड़के तो रुक कर उसे देखने ही लगे, लेकिन उस लड़की की नजरें सिर्फ एक इंसान पर गड़ी थी, और वो थी काशवी। वो लड़की बहुत ही तेज और अकड़ भरे कदमों से चलती हुई आई, बिल्कुल काशवी और मीनाक्षी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने जानबूझकर काशवी का रास्ता रोक लिया। काशवी ने हैरानी से उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। वो उस लड़की को बिल्कुल नहीं जानती थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में उस लड़की को कभी नहीं देखा था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अहिरा अरोड़ा थी। आज सुबह जब सिंघानिया परिवार काशवी के घर से बेइज्जत होकर वापस लौटा था, तो मीरा सिंघानिया गुस्से में पागल हो गई थी। उसने किसी भी कीमत पर उस मिडिल क्लास लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना था। मीरा ने तुरंत अहिरा को फोन किया। अहिरा, जो निखिल की सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड थी, उसे प्यार भी करती थी। वो कल रात की पार्टी में निखिल का भयानक रूप देखकर परेशान थी। मीरा ने अहिरा को फोन पर सब कुछ बता दिया। अहिरा, निखिल पूरी तरह से पागल हो गया। उस काशवी नाम की एक 2 कौड़ी की मिडिल क्लास लड़की ने उस पर कोई जादू कर दिया। आज सुबह निखिल हमें जबरदस्ती उस भिखारी के घर शगुन लेकर गया था। तुम कुछ करो अहिरा, मैं उस लड़की को सिंघानिया एस्टेट में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम जाकर उस लड़की को धमकाओ, उसे उसकी औकात याद दिलाओ, उसे निखिल से दूर रहने को कहो। निखिल सिर्फ तुम्हारा है। यह सुनते ही अहिरा के अंदर जलन और गुस्सा दोनों ज्वालामुखी की तरह फट गया। एक मिडिल क्लास लड़की निखिल सिंघानिया को कैसे छीन सकती थी। अहिरा ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और काशवी की कुंडली निकलवाकर सीधे मेडिकल कॉलेज पहुंच गई। अहिरा ने अपने सन ग्लासेस बहुत ही नाटकीय अंदाज में उतारे। उसकी आंखों में काशवी के लिए जो नफरत और तिरस्कार था, वो साफ झलक रहा था। उसने काशवी को बहुत ही घिनौनी नजर से उसके साधारण कपड़ों और बिना मेकअप वाले चेहरे को देखा। अहिरा ने बहुत ही तीखी और चिढ़ पैदा कर देने वाली आवाज में कहा, तो तुम हो काशवी जायसवाल? माय गॉड, मैंने सोचा कि कोई बहुत बड़ी ब्यूटी क्वीन होगी जिसने निखिल का दिमाग खराब कर दिया, लेकिन तुम तो एक बिल्कुल ही बोरिंग, प्लेन और मिडिल क्लास बहनजी टाइप लड़की हो। उसकी आवाज में अजीब सा घमंड था। अहिरा ने एक छोटी सी और भद्दी सी हंसी हंसी। काशवी की भौहें तन गई। उसने मीनाक्षी की तरफ देखा और वो भी हैरान थी। फिर वापस उस अजनबी लड़की की तरफ देखा। काशवी ने बहुत ही शांत लेकिन कड़क आवाज में कहा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको जानती हूँ, और आपने मेरा रास्ता रोकने का हक किसने दिया? तभी आहिरा ने अपना हाथ हवा में लहरा कर कहा, ओह रिलैक्स हनी, मुझे जानने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। मेरा नाम आहिरा अरोड़ा है। मैं निखिल सिंघानिया की सबसे करीबी दोस्त और उसकी होने वाली पत्नी हूँ। वो ऐसे ही बात कर रही थी जैसे वो नौकरानी से बात कर रही हो। आहिरा ने जानबूझकर होने वाली पत्नी शब्द पर जोर दिया। निखिल सिंघानिया नाम सुनते ही काशवी के दिमाग की नसें तन गई। उसका खून एक बार फिर उबलने लगा। उसे लगा कि यह निखिल की ही कोई नई चाल है। आज सुबह वो
खुद शगुन लेकर आया था और वह अब इस प्लास्टिक की गुड़िया जैसे होने वाली पत्नी को धमकाने भेज दिया। काशवी ने बहुत ही रूखेपन से जवाब देकर कहा, मुझे तुम्हारे नाम या तुम्हारे निखिल से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरी क्लास के लिए लेट हो रहा है, रास्ता छोड़ो। ये कहकर वो आगे बढ़ने के लिए साइड से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन आहिरा ने अपने आगे रास्ते जाने का कोई काशवी का फिर से रास्ता रोक लिया। आहिरा ने अपनी आंखें सिकोड़कर एक धमकी भरे लहजे में कहा, इतनी जल्दी क्या है डार्लिंग? मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की। कान खोलकर सुन लो काशवी जायसवाल। मुझे आंटी ने सब बता दिया कि तुम ये निखिल को फंसाने का गेम खेल रही हो ना। उसे अभी के अभी बंद कर दो। ये कहते हुए हीरा एक कदम और करीब आई और उसने काशवी की आंखों में देखकर जहरीली आवाज में कहा, तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम लोगों का यही धंधा होता है। किसी अमीर और हैंडसम लड़कों को देखा नहीं तो अपना बेचारी मिडिल क्लास वाली लड़की का कार्ड खेल दिया। निखिल तुम्हारे उस सस्ते ड्रामे में फंस गया है, लेकिन मैं नहीं फंसूंगी। उसकी ये बात सुनकर मीनाक्षी, जो अब तक चुप खड़ी थी, उसका पारा चढ़ गया। मीनाक्षी ने आगे आकर कहा, ओए हेलो, तमीज से बात कर। तू जानती भी है तू किससे बात कर रही है। लेकिन अहिरा ने मीनाक्षी को झिझक कर कहा, तुम चुप रहो। फिर उसने काशवी की तरफ उंगली उठाई और बहुत ही सख्त धमकी देकर कहा, आज के बाद निखिल सिंघानिया के आसपास भी नजर मत आना। उसकी वो करोड़ों की गाड़ी तुमने जलाई है ना, उसका कर्जा तुम्हारे साथ पूछते भी नहीं चुका पाएंगे। और सिर्फ एक पल का नशा था निखिल के लिए। जब उसका नशा उतरेगा तो वो तुम्हें उसी सड़क पर लाकर फेंक देगा जहां की तुम हो। इसलिए अपनी भलाई इसी में समझो कि निखिल की जिंदगी से बहुत दूर हो जाओ, वरना मैं वो करूंगी जो तुमने सपने में नहीं सोचा होगा। मेरा नाम अहिरा अरोड़ा है, समझी? कॉरिडोर में खड़े बाकी स्टूडेंट्स ये सब तमाशा देख रहे थे। माहौल बड़ा तनावपूर्ण हो गया। अहिरा को लगा कि उसने अपनी दौलत, अपने रुतबे और अपनी धमकी से इस मिडिल क्लास लड़की को धमका दिया। उसे लगा कि काशवी अब डर के मारे कांपने लगेगी और रोने लगेगी। लेकिन अहिरा अरोड़ा ने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो नहीं जानती थी कि वो किस शेरनी के मुंह में हाथ डाल रही है। काशवी का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसमें न कोई डर था और न ही घबराहट, बल्कि उसके होठों पर एक बहुत ही खौफनाक और सर्द मुस्कान आ गई। काशवी धीरे धीरे अहिरा के बिल्कुल करीब आई। दोनों के चेहरे पर एक बीच में सिर्फ चंद इंच का फासला रह गया था। काशवी ने एक बहुत ही धीमी लेकिन एक ऐसी खुरदरी और खतरनाक आवाज में बोलना शुरू किया जिसने अहिरा की रीढ़ की हड्डी में सिरहन पैदा कर दी। काशवी ने एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, तो तुम हो निखिल की होने वाली पत्नी? अहिरा ने थोड़ा पीछे हटकर अपनी अकड़ बरकरार रखने की कोशिश करके कहा, हाँ हाँ मैं ही हूं। उसकी यह बात सुनते ही काशवी ने सख्त अंदाज में कहा, तो फिर एक काम करो अहिरा अरोड़ा। काशवी ने अपनी आंखें चौड़ी की और उसमें जो आग थी वो अहिरा को भस्म करने के लिए काफी थी। काशवी ने अपनी आवाज को तेज करके कहा, जाकर अपने उस होने वाले पति निखिल सिंघानिया से कहो कि वो मुझसे दूर रहे। उसकी आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। उसकी बात सुनकर अहिरा के होश उड़ गए। उसने चौंक कर कहा, क्या कहा तुमने? तभी काशवी ने अपना हाथ हवा में उठाया और लगभग दहाड़ कर कहा, मैंने कहा जाकर उस निखिल को पट्टे से बांध कर रखो। तुम्हें लगता है कि मैं उसे फंसा रही हूं? अरे वो पागल कुत्ता रात के 2-2 बजे लाल गुब्बारे लेकर मेरे घर के बाहर खड़ा रहता है। आज सुबह वो अपनी दादी को लेकर मेरे घर शगुन लेकर आया था, जिसे मैंने लात मारकर अपने घर से बाहर निकाला है। अहिरा की आंखें फटी रह गई। उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि निखिल सिंघानिया, शहर का सबसे खूंखार इंसान, किसी लड़की के घर के बाहर गुब्बारे लेकर खड़ा रह सकता है। काशवी यही नहीं रुकी। उसने अहिरा के उस भारी पेंडेंट की तरफ इशारा करके कहा, तुम्हारे लिए वो निखिल सिंघानिया कोई बहुत बड़ा भगवान होगा या करोड़ों के बैंक बैलेंस होगा, लेकिन मेरी नजर में वो एक नंबर का नीच, दरिंदा और घटिया इंसान है। मुझे तुम्हारे उस निखिल सिंघानिया में एक रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं। काशवी ने अहिरा की आंखों में देखकर अपनी बात पूरी करके कहा, अगर उसने दोबारा मेरे या मेरे परिवार के आसपास भटकने की कोशिश की तो मैं उसकी और करोड़ों की गाड़ियां नहीं जलाऊंगी, मैं उसे जिंदा जला दूंगी। और ये मैं करूंगी। क्या करूंगी मुझे खुद भी नहीं मालूम। काशवी ने अपना बैग ठीक किया और अहिरा को एक ऐसी तिरस्कार भरी नजर से देखा कि अहिरा को लगा जैसे सरेआम उसे थप्पड़ मार दिया गया हो। काशवी ने चलते चलते मुड़कर कहा, और एक बात और कान खोल कर सुन लो अहिरा, अगर दोबारा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो ये मेडिकल कॉलेज है। यहाँ अनाटमी में हड्डियां जोड़ना सिखाते हैं, पर मैं तेरी हड्डियां ऐसे तोड़ूंगी कि कोई डॉक्टर जोड़ नहीं पाएगा। अब निकल यहां से।
ये कहकर काशवी अपनी दोस्त मीनाक्षी का हाथ पकड़कर तेजी से अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। पूरे कॉरिडोर में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। जो स्टूडेंट तमाशा देख रहे थे वो काशवी की इस दहाड़ और इस निडरता को देखकर सुन रह गए। अहिरा अरोड़ा वहीं बीच कॉरिडोर में बुत बनकर खड़ी रह गई। उसका सारा घमंड, उसका सारा मेकअप और उसकी सारी धमकियां काशवी के उन आग उगलते शब्दों के सामने जमीन पर किसी कचरे की तरह बिखर गई थी। उसे पहली बार अपनी जिंदगी में इतना भयानक बेइज्जती का सामना करना पड़ा, लेकिन उस बेइज्जती से कभी जो बड़ा खौफ उसके अंदर पनप रहा था वो निखिल के लिए था। अगर निखिल सच में इस मिडिल क्लास लड़की के लिए इतना पागल हो चुका है कि वो शगुन लेकर उनके घर गया है, तो इसका मतलब है अहिरा के हाथ से निखिल हमेशा के लिए जा चुका था। अहिरा के चेहरे पर अब जलन, नफरत और गुस्से का एक भयानक रूप आ गया। वो किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। अहिरा ने अपने कांपते हुए होठों से बड़बड़ा कर कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी काशवी जायसवाल। तुमने अहिरा अरोड़ा को चुनौती दी। अब मैं निखिल को तो वापस पाकर रहूंगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को ऐसा नर्क बनाओगी कि तुम मौत मांगोगी। अहिरा ने अपने सनग्लासेस वापस अपनी आंखों पर लगाए और तेजी से मुड़कर कॉलेज के बाहर गाड़ी की तरफ भाग गई। ये दुश्मनी अब सिर्फ निखिल और काशवी की नहीं थी। अहिरा के इस गुस्से और नफरत में अब एक ऐसे तीसरे एंगल को जन्म दे दिया था जो आने वाले समय में काशवी की जिंदगी में जहर घोलने वाला था। लेकिन काशवी वो इन सबसे बेपरवाह अपनी क्लास में जाकर बैठ गई। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उधर निखिल सिंघानिया उसके प्यार में खुद को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दे रहा है, और इधर उसी की दोस्त अहिरा उसे तबाह करने की साजिश रच रही है। ये जंग अब और खूब भी खौफनाक और इंटरेस्टिंग होने वाली थी। कॉलेज के उस लंबे कॉरिडोर में अहिरा और काशवी के बीच वो तीखी और आग सुलगती हुई कि बहस किसी कैट फाइट जैसी नहीं थी। ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने एक नई और बड़ी खतरनाक दुश्मनी की नींव रख दी थी। अहिरा अरोड़ा, जो अपनी दौलत और खूबसूरती के गुस्से में अंधी थी, आज एक मामूली सी मिडिल क्लास लड़की के हाथों सरेआम जलील हुई थी। काशी के वो शब्द जाकर उसके सीने में होने वाले पति निखिल सिंघानिया से कहो कि वो मुझसे दूर रहे, आहिरा के दिमाग में किसी जहरीले कीड़े की तरह रेंगने लगे। अपनी लाल रंग की पोर्श कार में बैठते ही अहिरा ने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर हाथ जोरदार मुक्का मारा। उसका हैवी मेकअप पसीने से थोड़ा घबराहट हो गया। उसकी आंखों में जो नफरत थी वो किसी नागिन से कम नहीं थी। अहिरा ने अपने आप से वादा करके कहा, तुम्हें लगता है कि तुम निखिल सिंघानिया को मुझसे छीन लोगी? तुम जैसी भिखारिन को मैं सड़क पर घुटनों के बल रेंगने पर मजबूर कर दूंगी काशवी जायसवाल। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और कुछ ऐसे लोगों को कॉल करना शुरू किया जो शहर के अंधेरे कोनों में काम करते थे। अहिरा अब सिर्फ निखिल को वापस नहीं पाना चाहती थी, वो काशवी का वजूद मिटाना चाहती थी। इसी समय उधर शहर के सबसे ऊंची और आलीशान कमर्शियल बिल्डिंग सिंघानिया टावर्स के टॉप फ्लोर पर एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा था। यह फ्लोर सिंघानिया इंडस्ट्री के सीईओ और मालिक निखिल सिंघानिया का पर्सनल और एक्सक्लूसिव ऑफिस था। आज से पहले इस फ्लोर का माहौल हमेशा डरावना और रहस्यमय रहता था। यहाँ हमेशा बाउंसर खड़े रहते थे। हवा में शराब और महंगे शिगार की गंध छाई रहती थी। यहाँ वो लोग आते थे जो शहर के काले धंधों में जुड़े हुए थे। लेकिन आज आज इस ऑफिस का नज़ारा पूरी तरह से बदल चुका था। निखिल ने अपनी दादी सावित्री से जो वादा किया था वो बदलने के लिए रेडी हो गया था। वो अब निखिल सिंघानिया ऐसा बनने पर था कि जिससे काशवी गर्व कर सके। उस वादे को पूरी शिद्दत और जुनूनी पागलपन के साथ निभा रहा था। सुबह सुबह ही निखिल ने अपने सेक्रेटरी राजीव को ऑर्डर दे दिया था कि ऑफिस के अंदर कोई भी बाहुबली और कोई ऐसा इंसान नजर नहीं आना चाहिए जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। उसने अपनी सिक्योरिटी को बाहर बिल्डिंग के गेट तक सीमित कर दिया। ऑफिस के अंदर एक मिनी बार था जहां करोड़ों की शराब थी। उसे आज ही सुबह तुड़वा कर वहां किताबों की एक बड़ी शेल्फ रखवा दी गई थी। पूरे ऑफिस में एक बहुत ही शांत और प्रोफेशनल माहौल बना दिया गया। निखिल अपनी बड़ी सी लेदर की कुर्सी पर बैठा और आज उसने अपने डार्क कोई खौफनाक सूट नहीं बल्कि एक बहुत ही सफ़ेद रंग की शर्ट और लाइट ग्रे ट्राउजर पहना था। उसका चेहरा शांत था लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी थकावट थी। उसके डेस्क पर लीगल पेपर्स और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की फाइलें थी। वह उन सभी काले कारोबार के लीगल तरीके से बंद करवा रहा था जो सिंघानिया परिवार की ताकत का असली सोर्स थे। तभी राजीव ने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, सर। उसके हाथ में कुछ फाइलें थी। निखिल ने कहा, आ जाओ राजीव। उसकी आवाज़ सुनते ही राजीव अंदर आया। वो निखिल के इस नए और शांत रूप को देखकर अभी खौफ खा रहा था। उसे लग रहा था कि किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है।
तभी राजीव ने कांपती आवाज में रिपोर्ट देकर कहा, सर, मैंने आपके आदेश के अनुसार शहर के 3 बड़े जुए के क्लब्स और वो पब जिन्हें हमें इनडायरेक्टली रन कर रहे थे, उन्हें बंद करने का नोटिस भिजवा दिया है। उसकी बात सुनकर रागे से निखिल ने अपनी पेन टेबल पर रखी और गहरी सांस लेकर कहा, गुड। और जमीन का जो मामला है, जिसे डैड ने कुछ किसानों को डरा कर लिया था। आगे से राजू ने कांपती आवाज में रिपोर्ट देकर कहा, जी सर, मैंने उन किसानों के नाम जमीन वापस ट्रांसफर करने के पेपर्स रेडी कर लिए, लेकिन सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत भड़के हुए हैं। आपके डैड मिस्टर विक्रम सिंघानिया ने आज सुबह फ़ोन करके बड़ा गुस्सा किया। वो कह रहे हैं कि आप कंपनी के करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं। वही उसकी ये रिपोर्ट सुनकर निखिल के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। उसने मुस्कुरा कर कहा, डैड से कहो कि अगर उन्हें अपनी कुर्सी प्यारी है तो मेरे फैसलों में दखल देना बंद करें। सिंघानिया इंडस्ट्री अब सिर्फ वो काम करेगी जो लीगल होगा, जिसमें किसी का खून और किसी की आह तक नहीं होगी। मैं अपनी दौलत से अपने गुनाह धोने चाहता हूँ राजीव। अगर इस रास्ते में कंपनी को नुकसान होता है तो मुझे मंजूर है। राजीव ने हामी भरकर सिर हिलाया और समझ गया कि निखिल सिंघानिया अब वो दरिंदा नहीं रहा। राजीव के जाने के बाद निखिल ने अपनी आंखें बंद कर अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ टिक गया। उसे काशवी की याद आ रही थी। निखिल ने अपने दिल में उससे बात करके कहा, क्या तुम देख रही हो काशवी, मैं बदल रहा हूँ। मैं वो इंसान बन रहा हूँ जिससे तुम्हारे डैड नहीं डरेंगे, जिससे तुमसे नफरत नहीं करोगे। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, बस तुम एक बार, सिर्फ एक बार मेरी तरफ प्यार से देख लेना। निखिल के इस जुनूनी प्यार में एक ऐसी पवित्रता आ गई जो हैरान करने वाली थी। वो काशवी पर कोई एहसान नहीं जता रहा था, वो खुद को उस लायक बनाने की प्रक्रिया में गुजर रहा था। क्या निखिल सिंघानिया अपने इस रोज की प्रक्रिया में कामयाब हो पाएगा या नहीं, जानेंगे आगे के एपिसोड में। देखते रहिए हमारी कहानी सीक्रेट मिलेनियर रईस जादा। कहानी को ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।